नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्जी अब सलवारों में जेब लगाने लगे हैं, महिलाओं को यहाँ तक पहुँचने में ज़माने लगे हैं। सच में ऐसा लगता है कि एक बहुत छोटी सी दूरी तय की है हमने एक बहुत लंबे वर्ष के बाद। पर जब हम आए दिन बहुत सारी वुमेन सेफ्टी को लेकर के इतनी भयावह खबरें सुनते हैं तो लगता है कि इस एक जेब की कीमत शायद महिलाओं ने बहुत महंगी चुकाई है। हमारे समाज का सबसे वंचित वर्ग है महिलाएं और बच्चे। उनकी सेफ्टी के लिए धरातल पर शायद कोई भी काम नहीं हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, जबकि गवर्नमेंट के द्वारा इतने सारे लॉज बनाए गए हैं। इसी समस्या पर एक संस्थान है जो 23 वर्षों से हमारे बीच, हमारे राज्य में काम कर रही है, सृजन फाउंडेशन, जिसकी सचिव आज हमारे बीच मौजूद हैं और इस वंचित वर्ग के लिए काम कर रही हैं। तो चलिए अब चलते हैं और उनसे मिलते हैं और उनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार कीर्ति जी, नमस्कार जोहार। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि सृजन फाउंडेशन जो है, इसकी स्थापना कब हुई और कैसे हुई? सृजन फाउंडेशन की स्थापना 2001 में हुई थी, 7 फरवरी को। ये ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत है और इसको स्थापना करने वाले जो भी फाउंडर मेंबर थे, सभी लोगों ने ग्रामीण विकास की पढ़ाई की है, MSW का कोर्स किया है और हम साथियों का मिलना भी एक संयोग था। और आगे बढ़ने की थोड़ी सी मैं संक्षेप में बताना चाहूँगी कि हम सब अलग अलग परियोजनाओं के साथ काम करते थे, अलग अलग संस्थाओं में काम करते थे। और साथ में हम लोग दूसरी संस्थाओं को ट्रेनिंग देने का भी काम करते थे, प्रपोजल राइटिंग का काम करते थे और हम एक साथ एक जगह पे शाम को मिलते भी थे, हम सातों जने। तो उस दौरान हम कई बातें करते थे कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस परियोजना के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें इनोवेशंस के, नवाचार के बहुत कम स्कोप हमें मिल रहे हैं। तो क्यों ना हमने जो भी सीखा है, जो भी हम करना चाहते हैं, उसको एक अलग सा कोई ग्रुप बना के, कोई संस्था बना के किया जाए। पर ये चर्चा भी इतनी सहज नहीं थी कि हमने आज चर्चा की और 3 दिन बाद हमने एक संस्था का रूप बना लिया। इस चर्चा को भी फलीभूत या एक फॉर्मल शेप तक आने में 2 वर्ष लगे। हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, या एक संस्था की और सिर्फ संख्या में बढ़ोतरी होगी, क्या हम सही मायने में सामाजिक विकास के क्षेत्र में कुछ भी योगदान दे पाएंगे या नहीं। ऐसे कई तरीके के सवाल हमारे मन में थे। बट हमने इन 2 सालों में इसके ऊपर गहन चर्चा की और फिर हमने 2 साल के बाद इसको पंजीकृत किया। जी, आपके जैसा मैं शुरू में बता रही थी कि महिलाओं और बच्चों के लिए आप काम करते हैं, बट सिर्फ इतना ही नहीं है इस फाउंडेशन का काम, आप बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में भी काम करते हैं। तो क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके फ़िलहाल चल रहे हैं? हमारे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी झारखंड के 5 जिलों में चल रहे हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट अलग अलग ज़िले में हैं। हमारा एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें हम बच्चों के साथ, मतलब 18 साल से 12 से 18 साल के बच्चों, जिसमें किशोर भी हैं, किशोरियाँ भी हैं, उनके साथ काम करते हैं। एक परियोजना है जो महिला सशक्तिकरण के ऊपर फोकस है, जहाँ पे हम महिला किसान और जो समुदाय में रहने वाली महिलाएं हैं, उनके अधिकार और विकास के लिए काम कर रहे हैं। और तीसरा जो हमारा एक कार्यक्रम है वो खेती को लेकर के है, जहाँ पे हम 5000 महिला किसानों के साथ 2 जिलों में खेती के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं से जुड़े हुए काफ़ी मुद्दों पे हम साइमल्टेनियसली एक साथ काम कर रहे हैं। जी, अभी आपने इन 5 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया और ये संस्थान जो है 23 वर्ष पहले बनी है और अभी तक बहुत सारा काम किया है इसने, लेकिन आगे का क्या गोल है? आप लोग क्या सोचते हैं कि आगे इस संस्थान को लेकर के कहाँ तक जाना है? ये संस्थान की जो विज़न था ना, वो विज़न था कि एक हम इगैलिटेरियन सोसाइटी की स्थापना करना चाहते हैं। तो उसको ही ध्यान में रखते हम हमेशा कार्यक्रम भी हम वैसे ही लाते हैं जो हमारे सपनों को पूरा करने में हमें मदद करे, जहाँ पे समता आधारित समाज हो, जहाँ पे कोई भी लिंग आधारित हिंसा ना हो, लिंग आधारित भेदभाव ना हो, महिला और पुरुष के बीच समान अवसर वाली समाज की परिकल्पना करते हैं हम। तो इसको लेके ही हमारी एक सोच है कि हम इसी क्षेत्र में हम अलग अलग मॉडल को लेके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और हमने कई काम किए हैं। हमारा, जैसे अपने जान रही हैं कि आप 23 साल से हम कार्य इस क्षेत्र में हैं, तो हमने कई सक्सेस मॉडल
इस्टेब्लिश किया है, कई सफल उदाहरण है हमारे काम के, उसको लेके भी हम एक रिसोर्स सेंटर जैसा भी एक विंग बनाना चाहते हैं सृजन का, जहाँ पे लोग उसको देखने, सुनने, समझने, सीखने आएँ और हम भी लोगों से सीखें। ये दोनों उद्देश्य है हमारा। तो एक है कि हम समतामूलक समाज की स्थापना करने की दिशा में ही आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने जो भी अनुभव और मॉडल हैं उनको बाकी दुनिया के साथ भी साझा करना चाहते हैं रिसोर्स सेंटर बना करके। तो ये एक दो सोच है अभी। जी, कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसकी अगर हम उपलब्धियां जब तक नहीं बताएंगे कि इतना काम करने के बाद ये सब सक्सेस हुआ है, तब तक समझ में नहीं आता है कि जो हमारे स्टेप्स चल रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है या नहीं। तो इतने वर्ष तक काम करने के बाद क्या क्या उपलब्धियां रही हैं? उपलब्धियों की बात करें तो मैं छोटे बड़े सभी उपलब्धियों की बात करूँगी। जब मुझे फील्ड से ये देखने को मिलता है ना कि किसी एक किशोरी ने अपने बाल विवाह को रोका है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में हम इसको देखते हैं। किसी महिला ने अपने घर को सहमति में ला के, सहमति की स्थिति में ला करके अपने जॉब करने की बात को लेके आगे बढ़ी है, तो वो एक उपलब्धि के रूप में देखते हैं। सुदूर गांव से लड़कियां निकल के आज गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में काम कर रही हैं, वो एक उपलब्धि के रूप में देखते हैं। कई बच्चे हैं जो रामगढ़ के इलाके में हैं, जो बाल मजदूरी में जुड़े थे, वो वहाँ से निकल के पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं अपना। कई बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट थे, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करके आज अलग अलग स्किल के साथ जुड़े हुए हैं, ITI के साथ जुड़े हुए हैं। इसको उपलब्धि के रूप में देखते हैं। और अगर इससे बियॉन्ड और भी बड़ी बात भी, बड़ी उपलब्धि के बारे में भी कहें तो 3-4 उपलब्धियों के बारे में मैं बताना चाहूँगी। आप SCL कंप्यूटर कंपनी के बारे में जानते हैं। 2019 में हमेशा की तरह SCL रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बाहर निकालती है। उसमें 3 क्षेत्र होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ और इन्वायरमेंट। इसमें भी पूरे इंडिया लेवल पे प्रपोजल वो मंगाती है, फिर उसमें देखते हैं जिनको उनको लगता है बहुत यूनिक और बहुत इनोवेटिव है, तो उसको वो अवार्ड देते हैं। तो सृजन फाउंडेशन पिछले 4 सालों से अप्लाई कर रही थी, बट हम कभी भी सिलेक्ट नहीं हो पाते थे। हमारा कॉन्सेप्ट नोट ही सिलेक्ट नहीं हो पाता था, बाकी की प्रोसेस तो बाद में आती है। तो 2019 में हमारा कॉन्सेप्ट नोट अप्रूव हुआ और उसके बाद रिगरस 9 से 10 महीने का प्रक्रिया चला। फाइनली हम लोग उसके विनर बने हैं। और जो लोग इस प्रक्रिया से जुड़े हैं, कई संस्थाएं इस प्रक्रिया में आगे बढ़ी हैं, तो उनको पता है। और अगर आप वेबसाइट पे भी देखेंगे तो ये बहुत कम्पिटिटिव और बहुत टफ प्रोसेस होता है। तो उससे निकल के 2019 के विनर बनना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी सृजन की, जो मैं शेयर करना चाहूँगी। दूसरा है हमारा एक काम बॉयज़ और मेन के साथ चलता है बेड़ो में, रांची के बेड़ो ब्लॉक में। वहाँ पे एक गैंग रेप हुआ था और उसमें हम लोगों ने केस वर्क उस लड़की के साथ, उसके फादर के साथ मिलके काम किया था उस केस में, क्योंकि उसके फादर बहुत स्ट्रांगली खड़े थे अपनी बेटी के साथ। तो हम उनको सपोर्ट करने के लिए और बेटी को सपोर्ट करने के लिए हम उनके साथ हर स्टेप पे चले थे। उसका एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बना था, टू किल ए टाइगर। अच्छा। तो इसे पूरे वर्ल्ड में बहुत सराहा गया है और मैं इसको उपलब्धि के रूप में इसलिए बता रही हूँ कि एक तो उनको जस्टिस मिला, ये बड़ा उपलब्धि था, और 25 साल की सज़ा हुई थी एक्यूज्ड को, तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी और सारे वर्ल्ड में सराहा गया, वो एक बात थी। और अभी जब ऑस्कर के लिए 5 डॉक्यूमेंट्री मूवी सिलेक्ट हुए थे, तो इसमें टू किल ए टाइगर भी सिलेक्ट हुआ था। तो ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में हम देखते हैं। इसको नेटफ्लिक्स में आप देख सकते हैं, प्रियंका चोपड़ा इसको प्रमोट की हैं। तो ये सारी उपलब्धियों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपके जो भी काम हैं, चाहे वो महिलाओं या फिर बच्चों के सेफ्टी के लिए चल रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के काम हो या फिर सेफ़ माइग्रेशन को लेकर के काम हो, एडोलेसेंट किशोरियों के साथ जो आपका काम है, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। पर थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आप बता भी रही थी कि सोशल वर्क जो है ये आप अभी नहीं कर रही हैं, सृजन से पहले भी आप सोशल वर्क करती थी। तो सोशल वर्क को लेकर के आप किसको अपना इंस्पिरेशन मानती हैं? इसके साथ छोटी सी एक स्टोरी शेयर करूँगी मैं। मैं ग्रेजुएशन के बाद जो रिज़ल्ट निकलने का समय होता है 2 से 3 महीने में, मेरे भाई हैं, वो भी एक्साइज से पढ़ाई की और वो भी इसी सेक्टर में है, उनके पास छुट्टियाँ बिताने आई थी। तो उन्हीं के साथ मैं बिहार के गया ज़िले में उनके साथ ही उनका प्रोग्राम देखने के लिए गई थी। तो वहाँ पर ट्रेनिंग हो रही थी एक, और मैंने कहा था कि मैं भी सुनूंगी। तो मुझे हिदायत दी गई थी कि चुप से सुनना है, बोलना कुछ नहीं है। तो मैं बैठ के सुन रही थी। तो वहाँ पे अमीरी और गरीबी पे चर्चा हो रही थी।
तो मैं कॉलेज से निकल के आई थी तो मुझे बहुत समझ में नहीं आता, बोले जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास नौकरी है, बहुत ज़मीन जायदाद है, वो अमीर हैं, और जो कुछ नहीं करते हैं, बेकार हैं, वो गरीब हैं। ये थॉट था, कॉलेज गोइंग वाला थॉट था। तो पर जब उसके विश्लेषण मैंने सुना कि कोई गरीब गरीब क्यों है, कोई अमीर अमीर क्यों है, उसकी खाई को समझा और उसके लिए जो जिम्मेवार व्यवस्था है उसको जब समझा ना, तब मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ अलग काम है, तो ये इसको थोड़ा समझना चाहिए। तो फिर मैं हर दिन उस सत्र में बैठने लगी। फिर जाति व्यवस्था के बारे में मैंने समझा वहाँ पे। तो वो एक कहेंगे मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब आगे एमए या आगे नहीं, थोड़ा सेक्टर चेंज करना है। तब फिर मैंने ड्रॉप लिया 1 साल पूरा, और मैंने पढ़ाई शुरू की, MSW की। और यहीं से मुझे, आप कह सकते हैं मेरे भाई से मुझे प्रेरणा मिली कि ये एक सेक्टर है जहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है, और जो बहुत अपने आप को भी बहुत सेटिस्फेक्शन देता है। सोशल वर्क का ये चीज़ तो है ही कि पैसे नहीं, लेकिन मेन जो इसका ये होता है कि आप अपने लिए बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है इस काम में। जो अब हम आ जाते हैं झारखंड राज्य पे, हमारे महिलाओं और बच्चों को लेकर के हमारे राज्य में कौन कौन सी ऐसे प्रमुख इश्यूज़ हैं सेफ्टी को लेकर के? देखिए, झारखंड स्पेसिफिक बात कहें तो कुछ इशू बहुत ख़ास हैं जो अन्य महानगरों में शायद कम है, लेकिन अन्य महानगरों की तरह यहाँ पे भी छेड़खानी के इश्यूज़ हैं, जो यौन अत्याचार या दुर्व्यवहार है, जो रेप के केसेस हैं, वो यहाँ पे भी लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं। ये हम सब लोग आए दिन पेपर में ही पढ़ते हैं, और कार्य के दौरान भी हमने फील्ड में भी देखा है इन चीज़ों को। महिलाएं हों, किशोरियाँ हों, बच्चे हों। पहले काफ़ी पहले लड़के इस श्रेणी में, इस समूह में नहीं आ पाते थे कि लड़कियों के साथ कौन दुराचार करेगा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं वो चीज़ें भी हैं। शायद पहले रिपोर्टेड नहीं थी या निकल के सामने नहीं आ रहे थे, इसलिए हम जान नहीं पाते थे। बट महिलाएं और किशोरियों के साथ काफ़ी समस्याएं हैं। उनको एक तो है कि मोबिलिटी का इशू बहुत रहता है कि उनको बाहर जाने आने की जो पाबंदी है, और जैसे हम किसी महिला या किशोरी को बाहर जाने की पाबंदी लगाते हैं, इसका मतलब है कि जाने अनजाने हम उनके बहुत सारे कई अवसरों को हम रोक लगा देते हैं। तो वो एक इशू बहुत दिखता है। हम डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव बहुत शुरुआती दौर से ही देखते हैं। इनफैक्ट शैक्षणिक व्यवस्था में हमारे कैरिकुलम भी उसी आधार से बनाए जाते हैं। मदन बाजार जा, कमला झाड़ू लगा, हमने सब पढ़ा है। तो वो जो एक नैरेटिव्स है उसको भी देखने की ज़रूरत है। तो ये समस्या भी झारखंड में भी समान रूप से है। ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी जिसे हम कहते हैं वो, और एक डायन प्रथा, ये दो चीज़ें जो है वो झारखंड की एक विशिष्ट समस्या के रूप में हम लोगों ने भी देखा है। बाकी छेड़छाड़, बाल विवाह, यौनिक हिंसा के केसेस, मारपीट, ये सब सारे चीज़ तो हम समान रूप से अन्य राज्यों में भी देखते हैं। पर ट्रैफिकिंग और जो विच हंटिंग है, ये एक मुख्य समस्या के रूप में हम देखते हैं उसको। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अगर बात करें तो इसको हटाने का या इसको कम करने का एक तरीका जो है वो है सेफ़ माइग्रेशन। पहले तो सेफ़ माइग्रेशन है क्या, और दूसरी बात, आप कैसे इंश्योर करते हैं लोगों का सेफ़ माइग्रेशन? हाँ, मैं सेफ़ माइग्रेशन के अप्रोच में आने से पहले थोड़ा सा अपनी जर्नी बताऊंगी जो स्टॉर्म माइग्रेशन के ऊपर बेस्ड था। जब हम शुरुआती दौर पे 15 साल 16 साल पहले काम कर रहे थे, तब हमारा ये सोच था कि माइग्रेशन को रोक देंगे तो ट्रैफिकिंग रुक जाएगा। हमने कभी भी उसको ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव में नहीं देखा कि अगर हम किसी का माइग्रेशन रोक रहे हैं तो वो राइट टू मोबिलिटी का हनन हो रहा है, जो कि आर्टिकल 21 में हम लिखा है कि जीवन जीने का अधिकार जो है, तो वो हम भारत की सीमा में कहीं पे भी जाके रोजगार के लिए हम मूव कर सकते हैं। तो उसका हनन करें, ये सोच बिल्कुल भी नहीं थी। उस वक्त हम किसी को बस से उतार के, ट्रेन से उतार के घर पहुंचाते थे, उसको एक उपलब्धि के रूप में देखते थे। लेकिन इससे ना कभी भी हमें फील्ड में दिखा कि कोई स्थिति में सुधार नहीं है। लोग अभी भी पलायन कर रहे हैं। जो लोग हमसे बता के जाते थे, अभी वो लोग छिप के जाने लगे, क्योंकि हम उतार के घर पहुँचाने लगे लोगों को बसों से, ट्रेन से। तब फिर हमें लगा कि कहीं हमारा अप्रोच तो कहीं गलत नहीं है। फिर हम लोगों ने वापस एक बार रीथिंक किया कि सोचिए क्या हम माइग्रेशन, ट्रैफिकिंग, मोबिलिटी सबको एक ही नज़र से देखने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। तब फिर लगा कि नहीं, वही कर रहे हैं हम। तब हमने कई बाहरी संस्थाओं के द्वारा, नेशनल इंटरनेशनल दोनों संस्थाओं के द्वारा हमने ये समझने का प्रयास किया, और तब हमारा ट्रैफिकिंग के ऊपर में बहुत गहन समझ हुआ। उसको हम राइट के, माइग्रेशन को हम राइट के आधार पर देखने लग गए, राइट बेस्ड अप्रोच के आधार पे देखने लग गए। और तब से हमने ये अप्रोच, तो हमारे पास दोनों अनुभव हैं कि हमने कहाँ पे थोड़ी सफलता पाई और कहाँ पे हम और चीज़ों को लेके चूक गए हैं। तो जो प्रैक्टिसेस हैं अभी भी है और थे भी, कह सकते हैं कि जब कोई काम के लिए डोमेस्टिक वर्कर, कोई लड़कियाँ माइग्रेट करती हैं, हम लड़कियाँ भी बोलेंगे तो हम हमेशा 18 साल से ऊपर की बात कर रहे हैं, लड़कियाँ या महिलाएँ।
तो जब वो बात बाहर जाती है तो किसी को पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रही है। सिर्फ पता है कि मौसी के साथ दिल्ली गई है या मामा के साथ दिल्ली गई है या किसी के साथ दिल्ली गई है। इवन उनके माँ बाप को भी पता नहीं, उनके पेरेंट्स को भी पता नहीं होता है कि दिल्ली में कहाँ गई है, किस काम से गई है। तो हम लोग का ये थोड़ा अध्ययन था हमारे पास में, तो हमने इसको ही बेस करके पहले उनको इन्फॉर्मेशन देने का काम किया कि उनका ग्रुप बना के हर जगह पे सेशन कंडक्ट करना कि किस राज्य में जा रहे हो, और पढ़ी लिखी लड़कियां जुड़ी हैं तो आप जिनके साथ जा रहे हो आप एक लिखित में एग्रीमेंट करो जहाँ पे आप लिखो कि आप किस काम के लिए जा रही हैं, कितने पैसे मिलने तय हुए हैं, क्या क्या काम करना पड़ेगा, वो परिवार कितना बड़ा है जिसके घर में जा रही हैं आप, अगर आपको कोई मेडिकल चिकित्सीय सुविधाएं चाहिए उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा, छुट्टियां कितनी मिलेगी आपको, और जिस राज्य में जा रहे हो उनके हेल्पलाइन नंबर्स क्या होंगे, कुछ जो NGOs इसके ऊपर काम करते हैं उनके नंबर्स क्या होंगे। ये शेयरिंग का काम हमने बहुत सघन रूप से एक कैंपेन की तरह से लोगों से किया। तो ये चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिस हुई तो, बट ये इतना काफ़ी नहीं है, ये इंश्योर नहीं करता है कि कोई इतना के बाद भी ट्रैफिकिंग का शिकार नहीं हो सकता। इसके साथ भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जहाँ पे हम फंसते हैं और फंस जाते हैं। तो ये एक प्रयास किया। इसके साथ साथ ही एक माइग्रेशन को लेके कम्युनिटी में एक थोड़ी सी नकारात्मक सोच तो नहीं बोलेंगे, पर थोड़ा पीछे हट के लोग बताना नहीं चाहते थे कि मेरे घर से लड़कियां बाहर जाती हैं। ऑल्दो उनका राइट्स है वो, बट कभी अगर आप बताएंगे नहीं तो आपको फिर दिक्कत कहीं पे होगी तो कैसे मदद पहुंचाई जाए, वो एक इशू था। तो वो एक समझ में आया। और दूसरा, काम और नौकरी का भी जो डिफरेंस है ना, वो भी समुदाय में बहुत देखने मिला। आप काम के लिए बाहर जाओगे तो लोग बताने से हिचकते हैं, आप नौकरी वर्ड यूज़ करोगे तो लोग बोलेंगे हाँ हाँ जाएंगे। तो उसको समझाना, और कभी भी आप झारखंड से जानते होंगे ज़्यादातर लड़कियां या किशोरियां या युवती डोमेस्टिक वर्कर के रूप में बाहर जाने जाती हैं, तो वो डोमेस्टिक वर्क को एक प्रेस्टीज के दृष्टि से, डिग्निफाइड वर्क की दृष्टि से नहीं देखते हैं। तो उसका वो चीज़ को थोड़ा हम लोगों ने खोलने का कोशिश किया है कि वो काम भी उतने ही प्रेस्टीजियस है जितना हम अन्य काम को देखते हैं, क्योंकि उसी काम में थोड़ा पढ़ाई भी शुरू होती है तो वो हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट के नाम से सामने आता है, और हम उसे क्यों डिग्निफाइड क्यों नहीं तरीके से क्यों नहीं देखते हैं हम उसको। तो ये 3-4 मुहिम हम लोगों ने चलाया, और फिर इससे हमारा मानना है कि हम इस पे रोक लगा सकते हैं, इसकी संख्या में कमी कर सकते हैं। साथ साथ में सरकारी व्यवस्थाएं भी बहुत सक्रिय हुई हैं ट्रैफिकर्स को लेकर के। अच्छा। ये भी एक बात बताना चाहूँगी कि जहाँ पे पहले ट्रैफिकर्स पकड़ में ही नहीं आते थे, ट्रैफिकर्स के भी लंबे हाथ थे, बट अभी कई ट्रैफिकर्स पकड़ में आए हैं और उनको सजा हुई है। तो इधर कम्युनिटी भी अवेयर हो रही है और व्यवस्थाएं भी लोगों को न्याय दिला रही है, हाँ एक्टिव हुई है। तो ये दोनों चीज़ मिलके हम, और ऐसे ही और थोड़ा गति से काम करें तो हम बहुत जगह पे इनको रोक लगा सकते हैं। पहले 7 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थे, अभी 14 हैं और भी नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। तो इस तरीके से कई चीज़ें हो रही हैं, तो इस पे काम किया जा सकता है। ट्रैफिकिंग जो है ये आप जैसा कि शुरू में बता भी रही थी कि ये झारखंड राज्य की एक बहुत प्रमुख समस्याओं में से एक है। तो पहले तो ये समस्या कितनी बड़ी है, और क्योंकि जब इतना काम हुआ भी है तो स्थिति में क्या सुधार आया है? ये है कि समस्या बड़ी है और समस्याओं पे काम भी हुए हैं। उसके बावजूद भी क्या है कि अगर हम पूरे एक समुदाय तक या सुदूरवर्ती गांवों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां तक ट्रैफिकर पहुंच जा रहे हैं, तो वो एक लगता है कि वहां तक पहुंच बढ़ाने की ज़रूरत है, दोनों तरीके से व्यवस्थाओं को भी, और अगर संस्थाएं भी काम कर रही है तो उनको भी, और समुदाय को भी जागरूक करने की ज़रूरत है कि आपके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स और योजनाएँ हैं। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं बाहर काम करने तो स्थानीय स्तर पर आपके लिए बहुत सारे रोजगार उपलब्ध है। तो उस तरीके की सूचनाओं को भी समुदाय तक पहुँचाना, और एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट भी तैयार करना ताकि लोग आ सकें अपनी सेवाएं सुविधाएं जॉब के लिए, स्किल बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आ सके। तो ये एक समस्या बड़ी तो है, पर इसमें काफ़ी काम भी हो रहे हैं और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। जी। औरतों या बच्चों के साथ जितनी भी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं, जितना भी वायलेंस देखने के लिए मिलता है, उसका एक मूल कारण तो ये है कि आप उनको अपने इक्वल नहीं समझते हैं। इनइक्वालिटी है, क्योंकि आप अपने इक्वल पे हाथ नहीं उठाते हैं। आप किसी को छोटा समझते हैं तो आप उसके ऊपर हाथ उठा देंगे या उसके साथ में कुछ भी कर देंगे, लेकिन अगर आपके कोई बराबर है तो उसके साथ कुछ बुरा करने से पहले आप सोचेंगे। तो जेंडर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी जो है ये एक समस्या तो एग्जिस्ट करती ही है, और इसके लिए आपकी जो संस्थान है वो एक गाँव जा कर के महिलाओं के साथ एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करती है, ताकि ये जो गैप है, ये जेंडर इनइक्वालिटी का गैप है, वो धीरे धीरे कम हो सके। ये जो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने।
हम जब किसी भी गांव में काम शुरू करते हैं तो हमारा पहला जो स्टेप होता है वो होता है महिलाओं के साथ पहले 1-to-1 बेसिस पे उनके साथ संपर्क बनाना, जान पहचान बनाना। और ये हमारे लिए इसलिए भी आसान होता है क्योंकि हम हमेशा जो हमारे स्थानीय कार्यकर्ता जो होते हैं वो स्थानीय होते हैं, तो उनका एक संबंध और रेपो तो गाँव में होता है। तो और उनके साथ संबंध बनाने के साथ साथ फिर उनका एक कलेक्टिव्स बनाना। अच्छा। एक साथ बैठे उनको आप समूह कह सकते हैं, हाँ ग्रुप कह सकते हैं आप उनको। तो ये समूह बनाने में हम बहुत समय देते हैं क्योंकि ये मूल हमारा लगता है कि ये अगर स्ट्रांग है तो हम आगे बहुत काम कर पाएंगे। इसमें 2 से 3 महीने तक लगते हैं क्योंकि इनिशियली जब आप पहला 1-2 दिन मीटिंग करेंगे तो काफ़ी लोग आएंगे, 40 महिला आएंगी, 45 महिलाएं आएंगी। फिर धीरे धीरे महिलाएं कम होनी शुरू हो जाएंगी। फिर फोकस होकर 12-15 महिलाएं बैठती हैं। तो फिर ये 2-3 महीना तक चलता है इस तरीके का वीकली मीटिंग में लोगों का आना जाना। तब हम मानते हैं कि ये जो 15 महिलाएं ये स्थिर होकर के ये ग्रुप बन गया है। तब उनके साथ पहले हम ग्रुप को लेके, ग्रुप क्यों ज़रूरी है, ग्रुप के क्या नियम कायदे कानून होने चाहिए, ऑफिस बेयर क्या है, वो शुरू करते हैं। और उनके आवश्यकता पे या उनके कहने पे फिर हम सेविंग बचत का काम भी शुरू करते हैं क्योंकि इनके थ्रू भी लगता है कि लोग शायद बनते हैं एक दूसरे को और आते हैं बैठकों में। फिर बचत, बैंक का खाता खोलना और ये सब हिसाब पत्तर उनको सिखाना, खाता बही लिखना सिखाना, मीटिंग का प्रोसीडिंग लिखने सिखाना, ये सब करते करते 8-9 महीने हो जाते हैं। तब फिर हम स्पेसिफिक उस गाँव की महिलाओं और किशोरियों, बच्चों से जुड़ी हुई क्या समस्याएं हैं उनको निकालने का प्रयास करते हैं। इसके कई तरह के टेक्निक यूज़ करते हैं। हम फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं, हम PRA एक्सरसाइज करते हैं, बुजुर्गों के साथ अलग चर्चा करते हैं। तो ये चर्चा करके हम फिर वहाँ के मुद्दे निकालते हैं। फिर उनके मुद्दों पे हम ट्रेनिंग या बैठक आप कह सकते हैं, बैठक में उन मुद्दों पे चर्चा शुरू होती है, एक्शन प्लान बनते हैं। तो ऐसे करते करते फिर उस मुद्दों को भी हम टच करने लगते हैं। फिर जब काफ़ी समय हो जाता है, 1-1.5 साल हो जाते हैं, तब महिलाएं खुल के आती हैं कि हम इस भेदभाव के शिकार हो रहे हैं या हमारे साथ ये हिंसा हो रही है, तो हमें किस तरीके से संस्था मदद कर सकती है। तो फिर हम वहाँ पे भी उनका लिंकेजेस कराने की बात करते हैं। उनको केस वर्क, अगर केस करने में कहीं मदद चाहिए तो उनको थाना के साथ जोड़ने का काम करते हैं। CDPO मैम डोमेस्टिक वायलेंस के ये होती थी, DV एक्ट के लिए वो नोडल पर्सन हुआ करती थी, उनके साथ लिंक कराने का काम, ये सारा काम शुरू करते थे। तो ये हर स्टेप बाय स्टेप चलता है और ये काफ़ी रिसोर्स लगता है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। इसमें हम कोई जल्दीबाजी नहीं करते हैं, नहीं तो फिर ग्रुप ही स्ट्रांग नहीं होगा तो मुद्दे फिर बहुत गंभीरता से सामने नहीं आएंगे। तो इस तरीके से हम चरणबद्ध तरीके से जाते हैं। जी, महिलाओं या फिर बच्चों के साथ में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं उसका एक निवारण जो आप बता रही हैं कि जैसे महिलाओं के साथ में आप जुड़ करके इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में काम करती हैं, लेकिन आप इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि ये घटनाएं नहीं होंगी। डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर रेप हो, सेक्सुअल हरासमेंट हो या फिर जितनी भी छोटे बच्चों के साथ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ये सारी घटनाएं आप कितना भी प्रयास कर लें आपको सुनने के लिए तो मिलेंगे ही। तो ऐसे बच्चे जिनके साथ में या ऐसी महिलाएं जिनके साथ में कोई घटना हो गई है, उनको आप मुख्य धारा में वापस कैसे जोड़ते हैं? इसके लिए भी जैसे मैंने कहा कि हम केस वर्क करते हैं, हमारा एक केस मैनेजमेंट यूनिट है जी। तो वहाँ पे कई तरीके के प्रोसेस चलते हैं, जैसे काउंसलिंग के साथ जो सर्वाइवर्स हैं या जो पीड़िता है उनके साथ बहुत रिगरस हम काउंसलिंग करते हैं ताकि उनका जो मतलब अंदर जो भावनाएं चल रही हैं ना उनको समझ सके, उनको निकालने का एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो बात कर सके, उनकी नाराज़गी और क्रोध निकल सके। तो उस तरीके से पहले तो उनको ये करते हैं मतलब सेटल हो जाए, वो उससे बाहर आ जाए, जो ट्रॉमा और जिससे उससे बाहर निकल के आए, फिर वो क्या चाहती हैं, क्या क्या चीज़ें लोकली अवेलेबल है, क्या चीज़ें संस्था अपने स्तर से कर सकती है, कितनी सारी स्कीम्स हैं सरकार के जिनके साथ उनको जोड़ा जा सकता है, जहाँ पे कई सर्वाइवर्स को बहुत प्रायोरिटी के रूप में जोड़ा जा सकता है। अगर लड़की बच्ची किशोरी की बात करें, अगर वो किसी तरीके की हिंसा के शिकार हुई है और अब वो उससे बाहर आके वापस एजुकेशन करना चाहती हैं, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आप जानते हैं KGVV, उनके साथ उनको प्राथमिकता दी जाती है उनके एडमिशन को, तो वहाँ से उनको जोड़ते हैं ताकि वो किशोरियों के बीच रहे और वो अपनी पुरानी बातों को भूल करके एक सामान्य ज़िंदगी जी सके। महिलाओं को भी उनके समूह में उस तरीके के माहौल को तैयार करते हैं कि वो अपने साथ हुई हिंसा को भूल करके वो एक सामान्य जीवन जी सके, और सरकारी स्कीम के साथ भी जोड़ते हैं ताकि अगर वो किसी तरह की स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में सुबह शाम जाना आना करी तो एक समय का है 8 घंटे का 7 घंटे का, जब वो बहुत महिलाओं के साथ बातचीत करी तो वो समय निकल रहा है तो धीरे धीरे उसको वो नॉर्मल लाइफ लाने में मदद करता है। तो इस तरह की छोटी छोटी इंटरवेंशन वो बहुत स्पेसिफिक होता है, मतलब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ की ज़रूरत है। जी,
महिलाओं के लिए आप जो काम कर रही हैं, बहुत बार होता है कि अपने लिए वो खुद ही आवाज़ नहीं उठाती हैं, कितना भी वो उनके साथ में बुरा हो जाए पर वो आवाज़ खुद ही नहीं उठाना चाहती हैं। तो ऐसे में उनको इंस्पायर कैसे करते हैं आप कि पहले तो आप अपना जो गलती हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करिए और उसके बाद फिर उसके लिए खुद ही पहले आवाज़ उठाइए? हाँ, इसमें क्या होता है कि जब हम महिलाओं के साथ भी जो अपने निकालने के सेशन में या सत्र या बैठक ट्रेनिंग करते हैं ना, उसमें हम लोग हिंसा पे बहुत बात करते हैं। हिंसा कितने तरह का है, हिंसा किस किस को हम हिंसा की नज़र से देखते हैं। जनरली जब आप बात करेंगे महिलाओं से तो उनका एक ही हिंसा का एक ही डेफिनेशन तो नहीं कहेंगे, एक ही बात को कहते हैं, वो जब तक मारपीट से खून ना निकल जाए तब तक उसको हिंसा नहीं मानते हैं। ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि जब तक आप ना पॉजिटिव स्टोरीज नहीं बताएंगे कि देखिए अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपकी जैसी कोई और भी है, या कोई छोटा बच्चा है तो आपके जैसा कोई और भी है, और उसके साथ ये सब होने के बाद हमने उसके साथ में क्या किया और कैसे वो वापस से उसकी ज़िंदगी बदल गई है। तो कुछ अगर आप उदाहरण बताना चाहें, क्योंकि अगर हमारे दर्शकों में से कोई ऐसे भी लोग हों जो आपसे शायद इसके बाद जुड़ना भी चाहें, तो कुछ ऐसे लाइफ चेंजिंग उदाहरण जिनके साथ में आपने काम किया और उसके बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई, एक आध अगर आप उदाहरण देना चाहें। हाँ, मैं पहले शुरू करूँगी कि हम लोग एक तो हिंसा के ऊपर समझदारी बनाते हैं कि अगर आपको कोई गाली भी दे रहा है तो वो एक हिंसा है, ये समझने का प्रयास करें। सिर्फ मारपीट ही हिंसा नहीं है। अगर आपको कोई आपके पर्सनल यूज़ के लिए पैसे नहीं दे रहा है तो वो भी हिंसा है। आपको कोई बांझ बोल रहा है, कोई मोटी पतली काली बोल रहा है तो वो भी हिंसा है। इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग पहले डेवलप करते हैं। उसके बाद फिर जब महिलाएं इसको समझने लगती है तो प्रशिक्षण के दौरान तो नहीं, पर बाद में वो 1-to-1 कॉन्टैक्ट करती हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे मारते हैं, कैसे किया जाए। तो ऐसे में एक उदाहरण बताऊँगी। एक रामगढ़ जिले का एक स्टोरी है जहाँ पे पति पत्नी के बीच रोज़ ही लड़ाई होती थी और वो मारते पीटते थे। तो पति का कहना था या ससुराल वालों का कहना था कि वो कमा के आता है और जब वो सोने जाता है तो बच्चा रोने लगता है तो उसको गुस्सा आता है और वो मारता है। तब फिर हमने उनके पति के साथ भी बात की, परिवार के साथ भी, हमारे जो पूरा यूनिट है वो जाके बात की है कि जब आप, फिर हमने ना उनके साथ बैठ के उनको सेंसिटाइज करने के लिए एक एक्सरसाइज किया। अच्छा। जिसको हम वर्कलोड एनालिसिस बोलते हैं, जहाँ पे सुबह 5 बजे से उठ के महिलाएं रात को 11 बजे तक क्या काम करती है, सुबह 5 बजे से उठ के पुरुष रात को 11 बजे तक क्या काम करते हैं, वो एक विश्लेषण हमने सामने में रखा। फिर हमने देखा कि देखिए काम कौन किसके पल्ले का ज़्यादा है, तो किसको गुस्सा भी किसको आना चाहिए। और बच्चा को तो कोई रुलाया नहीं जाता है, बच्चे तो आप दोनों के ही हैं, बच्चे रोएंगे तो आप इस पर हाथ कैसे उठा सकते हैं। तो वो बहुत काफ़ी वो डिपेंड करता नहीं कि वो पुरुष को बहुत वो सेंसिटिव थे, वो उनको बहुत टच किया ये एग्जाम्पल। और तब फिर उन्होंने हिंसा करना बंद किया। तो एक रास्ता था ये। दूसरे रास्ता कि कई राउंड बात करनी पड़ती है उनके साथ, कई राउंड बात करनी पड़ती है। फिर महिलाओं को भी समझाना पड़ता है कि आप इस हिंसा के लिए आवाज़ इसलिए भी उठाना ज़रूरी है क्योंकि आप अगर पीट रही है ना तो आपकी बेटी देख रही है, तो उनको भी लगेगा कि माँ कुछ नहीं बोली है, मतलब ये पिटना नियति है हमारी, तो मेरी शादी की तो हमको पिटाई होगा तो हमको भी कुछ नहीं बोलना है। और तो उसके लिए भी आप आवाज़ उठाइए। और दूसरा था कि पहले जब ये हिंसाएं होती थी ना तो बोला जाता था कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। फिर हमने इसको थोड़ा समझाने का प्रयास किया कि इस तरीके से ये आपका व्यक्तिगत मामला नहीं है। अगर आप पीट रही हैं और आपके बेटा बेटी दोनों देख रहे हैं और दोनों सीख रहे हैं और आपके दोनों बेटा बेटी की शादी हमारे बेटा बेटी से हो रही है, तो फिर वो पीट रही है तो पर्सनल नहीं है, वो आगे बढ़ते ही जा रहा है वो। हाँ, तो पूजा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी चर्चा करने के लिए। और जैसा कि कहते हैं कि एक सशक्त महिला वही है जो और महिलाओं को सशक्त करे, और आप सच में उसकी एक जीती जागती मिसाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जो सारे काम आप कर रही हैं उसके लिए भी और उस पर चर्चा करने के लिए भी। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते हैं जो सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक फील्ड में किसी न किसी तरीके से बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हों। आज के लिए इतना ही। हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो आप दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल DD झारखंड पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा हम टाटा प्ले पर भी अवेलेबल है, 1145 चैनल नंबर पर, आप वहाँ भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको नई दिशाएं के अगले अंक में। जोहार। जोहार।